हेलो माय क्यूटी पाइज। तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से लेकर आ चुकी हूँ एक न्यू वांगशियन हिस्टोरिकल फैन फिक्शन। तो फैन फिक्शन का नाम है लव इज़ पेनफुल एंड ये फैन फिक्शन मैंने नहीं लिखा है। इस फैन फिक्शन की ऑथर जो है वो प्रीति हैं। उनकी वेटपैड आईडी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो प्लीज़ जाइए। और ये फैन फिक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, रीड करिए। फैन फिक्शन काफ़ी अच्छा था, मुझे पसंद आया, तो मैं इसको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। एंड मैं ऑथर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, उन्होंने अपना ये फैन फिक्शन मुझे शेयर करने के लिए दिया। तो थैंक्स प्रीति। एंड प्लीज़ जाइए और इनकी आईडी को फॉलो करिए। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर ज़रूर इस फैन फिक्शन को रीड करिएगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट कर देते हैं फैन फिक्शन को। लव इज़ पेनफुल। तो हमें सबसे पहले दिखाया जाता है एक पर्सन को जो कि अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी। उसे विप्स मारे जा रहे थे बहुत बुरी तरह से और उसकी बॉडी से धीरे धीरे करके ब्लड भी बह रहा था। बट वो बिना कुछ कहे चुपचाप वो पर्सन बैठा हुआ था, कुछ भी नहीं बोल रहा था और बस उसे विप्स मारे जा रहे थे। और वहीं पर हम एक वुमन को देखते हैं जो खड़ी हुई थी और बस अपने बोल सकते हैं स्टोन फेस के साथ देखे जा रही थी। वो बिल्कुल भी उस पर मर्जी नहीं दिखा रही थी। वो वुमन गुस्से में कहती है कि मैंने कितनी ज़्यादा कोशिश की कि मैं तुम्हें इस सेक्ट से निकाल पाऊँ। तुम कितनी घटिया हो, तुम मेरे बेटे की लाइफ से चले क्यों नहीं जाते हो। तुम इतने घटिया हो कि तुम तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। मैंने कितनी कोशिश की कि तुम्हें यहाँ से निकाल फेंकूँ, बट तुम तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते हो। सच में तुम में तो कोई शेम नहीं है। तुम मेरे बेटे की लाइफ से दफ़ा हो जाओ। तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे की लाइफ पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है और तुम यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हो। निकल जाओ यहाँ से, तुम बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो। मेरा बच्चा पहले ही किसी को पसंद करता था जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल थी, बट देखो हाँ वो उसे शादी करके खुश रहता, पर तुमने उसकी लाइफ में आकर पूरी तरह से उसकी लाइफ को रुइन कर दिया। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तुम मर जाओ और तुम्हारे मरने के बाद मेरा बेटा अपनी लाइफ को फिर से शुरू करेगा और वो एक ब्यूटीफुल सी वुमन से शादी करेगा और खुश रहेगा। ये बोलकर गुस्से में वो वुमन वहाँ से चले जाते हैं। उस वुमेन के जाने के बाद तुरंत ही वो पर्सन जो हिट कर रहे थे उसे छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो पर्सन जो अभी मार खा रहा था वो चुपचाप करके कुछ नहीं कहता, स्लोली वो अपनी जगह से उठ जाता है और इसके बाद वो वहाँ से अपने घर की ओर चलना स्टार्ट कर देता है। और वो रास्ते के अंदर बहुत बार ऐसा हुआ उसके साथ कि वो गिरने वाला था क्योंकि उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था, वो भी कोड़ों से। बट फिर भी वो अपना रास्ता नहीं छोड़ता और वो धीरे धीरे करके काफ़ी टाइम के बाद अपने घर के पास पहुँच जाता है और वो सीधा अपने घर के अंदर जाता है। चुपचाप जाके वो एक जगह पर बैठ जाता है और बस उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। वो कितना भी कोशिश क्यों न करता अपनी आंखों से आंसुओं को साफ करने की, बट दर्द इतना ज़्यादा था कि वो आंसू शायद रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जितना ज़्यादा वो उन्हें साफ करता उतना ही ज़्यादा आंसू और भी ज़्यादा आते और बस वो वहीं पर बैठकर अपने आंसुओं को साफ कर रहा था एंड बस चुपचाप करके बार बार अपने दर्द को याद कर रहा था, अपने पास्ट मेमोरीज को याद कर रहा था। और बस जैसे कि मानो वो टूट चुका था इंसान। उसे शायद इतना दर्द उन कोड़ों का नहीं हुआ जितना दर्द उसे उस वुमन की बातों का हुआ। बस वो बैठा हुआ था, अपने आंसुओं को साफ कर रहा था। और कुछ ही घंटे के बाद देखते हैं एक पर्सन घर के अंदर एंटर करता है जिसने वाइट रॉब्स पहने हुए थे और उसके फोरहेड पर रिबन था। वो गुस्से में अंदर आता है और वो देखता है उसके सामने उसका हस्बैंड बैठा हुआ था। और तुरंत ही जो अभी नीचे घुटनों के बल पर्सन बैठा हुआ था वो अपने फेस को ऊपर करता है और देखता है अपने हस्बैंड को। उसे इतना गुस्सा आता है, जो अभी अभी पर्सन आया था वो तुरंत ही जाता है उसके पास, गुस्से में उसके हाथ से पकड़ता है उसे एंड देन उसे उठाता है और गुस्से में उसे देखकर बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम कितने बुरे टेम्पर के इंसान हो, पर क्या तुम अपने मैनर्स को भी भूल गए। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किससे बदतमीजी की है। तुमने मेरी माँ के साथ इस तरह से मिसबिहेव किया। तुम एल्डर के साथ इतनी घटिया तरीके से बात कैसे कर सकते हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। ओह मैं तो भूल गया, तुम्हें कोई सिखाता कैसे। तुम एक ऑर्फन जो हो, तुम्हारे जैसे अनाथ से मैं और एक्सेप्ट ही क्या कर सकता हूँ। सच में तुम इतने गिर गए हो कि तुमने मेरी माँ के साथ इस तरह से बात की बदतमीजी से। सच में तुम बहुत ही बुरे इंसान हो। मेरी माँ के साथ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी रूड वे में बात करने की। वो पर्सन नर्वसली देखता है अपने हस्बैंड को और वो बस बहुत ही हिचकिचाते हुए बोलता है, मैंने कुछ कुछ गलत नहीं किया। मैंने आपकी माँ के साथ कुछ भी मिसबिहेव से बात नहीं की। बट तभी वो इंसान गुस्से में कहता, वीजिंग तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरी माँ ने झूठ बोला मुझसे, मेरी माँ मुझसे झूठ बोलेंगी। हाँ तुम इतने रूड कैसे हो सकते हो कि तुम मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। आखिरकार तुमने हिम्मत कैसे की। और ये बोलने के साथ साथ ही लैन वांग जी अपने हस्बैंड वी जिंग को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसी के साथ साथ वी जिंग की आंखों से एक बार फिर से आंसू गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके चीख से आंसू गिर रहे थे एक बार फिर से। एंड ये बोल सकते हैं कि इतनी
ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग थिंग थी वीजिंग के लिए कि वीजिंग समझ नहीं पा रहा था। बट तभी बाहर से एक आवाज़ आती है, लैन वांग जी। एंड ये आवाज़ सुनने के बाद वीजिंग और लानजैन दोनों ही इस वॉइस को देखते हैं कि ये कहाँ से आई, और वो दोनों वॉइस की ओर अपना फेस करते हैं एंड वो डोर की ओर देखते हैं जहाँ पर लैन सेजन खड़ा हुआ था गुस्से में, और वो वांग जी को ही देख रहा था गुस्से में। लैन सेजन गुस्से में अंदर आते हैं और वो देखते हैं और बोलते, वांग जी तुम क्या कर रहे थे? हाँ, तुम जानते भी हो तुमने किस पे हाथ उठाया है? वांग जी तुम और कितना नीचे गिरोगे? हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, अब तो मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। सच में तुम कितनी घटिया हो वांग जी, तुम कितना नीचे गिर जाओगे? हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इस वे से रिएक्ट करोगे। एंड ये सुनने के बाद वांग जी अपने भाई को देखता है गुस्से में, और गुस्से में देखने के बाद वो कहता है कि सच में भाई, मुझे तो समझ नहीं आता कि आप हमेशा इसकी साइड क्यों लेते हो? आप इसकी साइड लेने के लिए हमेशा चले आते हो। हाँ, आपका क्या मतलब है भाई कि हमारी माँ ने हमसे झूठ कहा होगा? माँ आखिरकार झूठ क्यों बोलेंगी? और मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आती गगा कि आप इस सर्वेंट के लड़के का इतना साथ क्यों देते हैं? एंड ये सुनने के बाद लान सेजन गुस्से में बोलते, वांग जी अपने माउथ पर कंट्रोल रखो, तुम्हारा वो हस्बैंड है, तुमने शादी की है उससे, और तुम इस तरह के वर्ड का यूज़ कर रहे हो उसके लिए। एंड ये सुनने के बाद वांग जी देखता है अपने भाई को और बोलता है, वेल ओह क्या बात है गगा, आखिरकार आपको याद आ ही गया कि ये मेरा हस्बैंड है, मैंने इससे शादी की है, तो आप हम दोनों के बीच में नहीं बोल सकते हो, ये हस्बैंड एंड वाइफ का मैटर है, तो आप हम दोनों के बीच में नहीं बोल सकते हैं। एंड ये सुनने के बाद लान सेजन एक बार गुस्से में वांग जी से कुछ कहने वाले थे, बट तभी अचानक से उनकी नज़र पड़ती है वीजिंग पर, एंड वो देखते हैं वीजिंग बेहोश होने वाला था। इससे पहले कि वीजिंग नीचे गिर पाता, लान सेजन तुरंत ही उसे पकड़ लेते हैं और बोलते वीजिंग। बट वांग जी जब ये देखता है कि उसके हस्बैंड को लान सेजन ने पकड़ा है, वांग जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही लान सेजन के बाहों से वीजिंग को अपने पास करते हैं और बोलते हैं, वो मेरा हस्बैंड है। एंड लान सेजन तुरंत ही वांग जी को देखते हैं गुस्से में और बोलते, वांग जी। बट वांग जी की नज़र पड़ती है वीजिंग पर। लान सेजन तुरंत ही बोलती, वीजिंग। एंड वांग जी जल्दी से वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है। एंड जैसे वो वीजिंग को कैरी करता है, वांग जी की नज़र जाती है अपने हाथों पर। एंड जैसे ही वो अपने हाथों को देखता है, वो शॉक रह जाता है, क्योंकि पूरी तरह से वीजिंग के हाथ पैक ब्लड से कवर हो गया था। यहाँ तक कि वांग जी ने जिस हाथ से वीजिंग को पकड़ा हुआ था, वांग जी का हाथ भी पूरी तरह से ब्लड से कवर हो जाता है। एंड ये देखने के तुरंत ही बाद तो लान सेजन और लान सेजन दोनों ही शॉक, और वो वीजिंग को तुरंत ही लेकर गोद में वहाँ से भागने लगते हैं हीलर की ओर। लायन सेजन भी वांग जी के पीछे आते हैं। कुछ ही टाइम के अंदर वांग जी वीजिंग को लेकर हीलर के पास आता है। हीलर जल्दी से बोलता है, अंदर लेकर आइए। एंड वीजिंग को वहीं बेड पर लिटाया जाता है। इसके बाद हीलर कहता है कि प्लीज़ आप दोनों बाहर जाइए। एंड जो लायन सेजन थे, वांग जी थे, वो दोनों बाहर आ जाते हैं और बस वो वेट करने लगते हैं। हीलर अंदर वीजिंग को चेक करने लगता है। लायन सेजन बस देखते हैं शॉकिंगली। एंड इसके बाद वांग जी अपने भाई को देखता है और बोलता, गगा हो उसकी बॉडी से खून क्यों निकल रहा था? एंड ये सुनने के बाद लायन सेजन वांग जी को देखते और बोलते हैं, मुझे भाई मत बोलो, डू नॉट कॉल मी गगा। तुम ये राइट खो चुके हो मुझे गगा कहने का। तुमने एक बार भी वीजिंग की बातों को सुना? तुम हमेशा से वांग जी माँ की बातों को सुनते आए हो। क्या एक बार भी तुमने वीजिंग की बातों को सुना कि वो क्या कहना चाहता है? तुम्हें याद भी है कि वो तुम्हारा हस्बैंड था? वांग जी एक बार तो उसकी बातों को सुन लेते। माँ ने तुमसे बात करने से पहले वीजिंग को सजा दी थी 20 कोड़े मारने की। एंड ये सुनने के बाद तो वांग जी शॉकिंगली अपने भाई को देखता है और बोलता कि क्या? उसे यकीन नहीं हुआ कि अभी अभी लान सेजन ने क्या कहा। वांग जी शॉक था ये सुनने के बाद तो। एंड वो साइलेंटली बस हीलर रूम को ही देख रहा था। एंड लगभग 1 घंटे के बाद हीलर रूम से बाहर निकल कर आता है। वो वांग जी और लान सेजन को देखता है शॉकिंगली। एंड जल्दी जल्दी करके जैसे वांग जी देखता है हीलर आ चुका है, वो बाहर आता है एंड उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है। एंड वो क्विकली पूछता है हीलर से कि वीजिंग कैसा है, वो ठीक तो है ना, उसकी हेल्थ? एंड हीलर वांग जी को देखता है, फिर लायन सेजन को देखता है और वो नर्वस होकर बोलता है, सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ये, एंड सिचुएशन बहुत अलग है, मतलब मुझे भी यकीन नहीं हो रहा एंड बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी के साथ शायद उनके बेबी को बचा पाया हूँ। अगर आप थोड़ी सी देरी और कर देते उन्हें यहाँ लाने में, तो आप बेबी को खो देते। मैं वीजिंग को ही बहुत मुश्किल से बचा पाया हूँ, शायद उनका बेबी नहीं बच पाता अगर थोड़ी देरी और हो जाती। मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस के अंदर मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा जिसके अंदर एक बॉय प्रेग्नेंट हो सकता है। मैं उसे ट्रीट कर रहा हूँ, वो भी बेहोश है, बट वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। बट जैसे वो होश में आएगा आपको उसका ध्यान रखना होगा। वो बहुत ही वीक हो चुका है अंदर से और बाहर दोनों से ही।
शायद मुझे नहीं पता कि अब वो कैसे सरवाइव कर पाएगा, बट आप लोगों को उसका प्रॉपर ध्यान रखना होगा, उसे प्रॉपरली खाना खिलाना होगा और उसे बाहर और अंदर दोनों से ठीक करना होगा। उसकी मेंटल हालत भी ठीक नहीं है और फिज़िकल तो बिल्कुल भी नहीं है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर उनकी हालत ऐसे ही ख़राब होती रही तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत ही जल्द उनकी कंडीशन ख़राब हो जाएगी और ऐसे केस में लंबे टाइम तक अगर उनकी ऐसी ही कंडीशन रही तो बेबी भी ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं बच पाएगा, बहुत ही जल्द उसकी भी डेथ हो जाएगी। एंड ये सुनने के बाद तो वांग जी एकदम शॉक, और वो शॉकिंगली हीलर को देख रहा था। उसे भी यकीन नहीं हुआ कि अभी अभी उसने क्या सुना, ये क्या सच में। एंड बहुत ही ज़्यादा वो चिंतित था। एंड हम देखते हैं दूसरी ओर लांस सिचन गुस्से में बोलते हैं, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है वीजिंग जिए या मरे। और मैं तो सोच रहा हूँ कि अच्छा ही होता वो बेबी नहीं बच पाता। हाँ, सच में अगर बेबी नहीं बचेगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर बेबी मर जाएगा तो कुछ टाइम के बाद वीजिंग भी मर जाएगा, और मैं ऐसी विश करता हूँ कि वीजिंग और बेबी दोनों ही न रहे। एंड ये सुनने के बाद वांग जी गुस्से में बोलता गग। एंड ये सुनने के बाद हीलर उन दोनों को देखता है और फिर उन दोनों से कहता है कि आप लोगों को आराम से बात करनी चाहिए। एंड ये बोलकर हीलर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो इन दोनों के भाइयों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था। हीलर के जाने के बाद वहाँ से वांग जी गुस्से में अपने भाई को देखता और बोलता गग, आप क्या बोल रहे हैं, आप मेरे बच्चे के बारे में बोल रहे हैं, प्रे कर रहे हैं उसकी डेथ को लेकर के। ये सुनने के बाद लांस एजेंट गुस्से में कहते कि हाँ बिल्कुल मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बेबी वैसे भी इस दुनिया में आ भी जाएगा तो क्या, वो कोई प्यार से आया हुआ बेबी नहीं होगा, वो गुस्से से आया होगा, और तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन और लस्ट के कारण तुमने उसके साथ गलत किया था वांग जी। एंड अब तुम ये बोल रहे हो मुझे, हाँ वो बच्चा कोई प्यार का नहीं है, वो प्यार की निशानी नहीं है वांग जी, वो तुम्हारी लस्ट की निशानी है। तुमने इनोसेंट वीजिंग का क्या हाल कर दिया है, सच में मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने एक प्यारे इनोसेंट वीजिंग का क्या हाल बना दिया, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम जानते भी हो तुमने वीजिंग के साथ रेप किया है। हाँ तुम इतना कर सकते हो, तुमने जो कुछ भी वीजिंग के साथ किया वो फोर्सफुली था। एंड मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है वांग जी तुम्हें देखने के बाद, और मैं प्रे करूँगा कि ऐसा ही हो जैसा कि मैंने कहा है। वांग जी बस अपने भाई को देख रहा था गुस्से में, बट अब उसके पास कहने के लिए अपने भाई के पास कुछ भी नहीं था, वो बस चुपचाप देख रहा था। वांग जी चुपचाप करके वहाँ से जल्दी से रूम के अंदर चला जाता है और वो वी यिंग को देखता है। वी यिंग फुल ऑन वीक लग रहा था, उसकी बॉडी ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी तरह से एकदम पेल पड़ गई है। ऐसा लग रहा था वी यिंग को देखने के बाद कि न जाने कितने ही दिनों से उसने ठीक से खाना तक नहीं खाया। वो बहुत बुरी हालत में था, आंखें बाहर आ चुकी थी, डार्क सर्कल हो गए थे, एंड बॉडी पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। उसी के साथ साथ फेस कितना पेल पड़ गया था उसका, एकदम डल हो गया था पूरी तरह से, एकदम लाइफलेसली वो पड़ा हुआ था। वांग जी तुरंत ही वी यिंग को अपनी गोद में उठाता है और बस चुपचाप करके उसे वहाँ से लेके चला जाता है। वांग जी वी यिंग को जिंगशी लेकर आता है, एंड वांग जी बस वहीं पर रूम में रहता है और वी यिंग के पास वहीं पर गिर जाता है। वांग जी वी यिंग को देखता है बहुत ही प्यार से, और उसके बाद वो वी यिंग के चीक्स को सहलाता है। इसके बाद वांग जी अपने फेस को टर्न करता है और वो देखता है वी यिंग के स्टमक को। वांग जी इमोशन के साथ वो वी यिंग के टमी को सहलाता है, एंड उसका हाथ कांपने लगता है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वांग जी वी यिंग के टमी को सहलाता है और वो फील करता है अपने बेबी को। वांग जी बस अपने बेबी को रब करते हुए बोलता है, मुझे मुझे माफ़ कर दो बेटा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम तुम्हारी मॉम के अंदर हो, मुझे नहीं पता था कि तुम उसकी स्टमक में हो, मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानता था। तुम सच में हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने सच में तुम्हें और तुम्हारी मॉम को परेशानी में डाल दिया। मैं बहुत बुरा हूँ। मैं इस बारे में तुम्हारी मॉम से बात करूँगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मुझे नहीं पता था तुम्हारी मॉम इतनी सारी परेशानियों से जूझ रही है। प्लीज़ बेबी मुझे सुनो, मेरी बात को सुनो बेबी। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो रहा है, मुझे माफ़ कर दो बेबी। मैंने तुम्हारी मॉम के साथ फोर्सफुली वो सब किया, एक तरह से मैंने उसे फोर्स ही किया है, मुझे माफ़ कर दो। पर मैं प्रॉमिस करता हूँ इसके बाद से मैं कभी कुछ नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी मॉम का ख्याल रखूँगा, मैं वी यिंग से माफ़ी मांग लूँगा, मुझे माफ़ कर दो बेटा। जिस दिन मैंने तुम्हारी मॉम के साथ फोर्सफुली वो सब किया था, उसके बाद से मैं अपने आप से नफरत करने लगा था, मुझे अपने आप से घिन आने लगी थी। मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मुझे माफ़ कर दो, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ इसके बाद मैं तुम्हारी माँ की आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। बस एक बार मुझे सेकंड चांस दे दो, मैं इसके बाद कभी कुछ नहीं करूँगा। वांग जी अपने बेबी को देखता है और वो उसे सहलाता है। कुछ देर ऐसे ही वी यिंग के साथ बातें करने के बाद वांग जी वहाँ से उठ जाता है।
एंड उठने के बाद वांग जी कुछ रिमेंबर करता है और वो एक बार वी जिंग को देखता है। उसका फेस गुस्से में था और वो जिंगशी से बाहर निकल जाता है। वांग जी के वहाँ से जाने के कुछ ही टाइम के बाद वी जिंग को होश आ जाता है। वी जिंग उठने की कोशिश करता है, उसे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है अपनी लोअर बॉडी में, बट वी जिंग रिमेंबर करता है फिर वांग जी के शब्दों को। एंड जैसे ही वी जिंग वांग जी के वर्ड्स को याद करता है, उसकी आंखों से बस आंसू गिरने लगते हैं। वी जिंग की आंखों से फिर से आंसू गिर रहे थे और वो सारी चीज़ें याद करता है, अपने पास्ट को याद करता है कि वो क्या बन गया है एंड वो कहाँ से आया था, क्या हुआ था उसके साथ। और यहाँ से स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक। हम देखते हैं पास्ट में, हमें अभी दिखाया जाता है वी जिंग को जियांग क्लैन का सीन। वी जिंग आराम से पीसफुली अपने बेड पर सोया हुआ था क्योंकि उसे उसकी नींद बहुत प्यारी थी एंड वो बस काफ़ी सारी चीज़ें रिमेंबर कर रहा था, नींद में ही सपने देख रहा था। पर तभी एक जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि ऑब्वियसली जियांग चेंग की थी। जियांग चेंग बाहर से गुस्से में चिल्लाते बोलता, वी वुजियान जल्दी से उठ जाओ, क्या तुम भूल गए हो कि हमें आज लैन क्लैन जाना है और तुम अभी तक सो रहे हो। अगर माँ को पता चला कि तुम अभी तक सो रहे हो तो इसके बाद तुम जानते हो ना माँ का गुस्सा। ये सुनने के बाद वी जिंग बोलता है, चैंग प्लीज़ मुझे सोने देना, मुझे क्यों उठा रहे हो इतना जल्दी। हाँ मुझे थोड़ी सी देर और सोने दे, ठीक है, बस 5 मिनट। हाँ मैं 5 मिनट के बाद उठ जाऊँगा, तेरी बातों को सुनूंगा, ठीक है, अब सोने दे मुझे भाई प्लीज़। एंड इसके बाद वी जिंग दोबारा से अपने ऊपर ब्लैंकेट लेता है और सोने की कोशिश करता है। एंड ये देखने के बाद चैंग इस बार फिर से गुस्से में बोलता है, वी जिंग उठ जाओ, देखो तुम जल्दी से नहीं उठोगे ना तो मदर आने वाली है तुम्हें उठाने के लिए। एंड उसके बाद तुम जानते हो ना कि क्या होने वाला है। एंड ये सब सुनने के बाद तो वी जिंग का मुंह बन जाता है। वी जिंग बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी से उठता है एंड वो अपने स्लीपी फेस के साथ जियांग चेंग को देखता है और बोलता है, चेंग मेरे भाई तुझे दिक्कत क्या है, मुझे सोने देना यार पीसफुली, तू तो मेरी नींद खराब करके ही रहेगा। जियांग चेंग बोलता है, वी जिंग तू उठेगा नहीं तो फिर तू जानता है ना माँ को। वी जिंग मुँह बनाता है और बोलता, हाँ हाँ समझ गया, ठीक है। एंड वो अपनी प्यारी नींद को छोड़कर उठ जाता है और उसके बाद वो बस चला जाता है वहाँ से। वी जिंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं मॉर्निंग को उठना और काम करना, बट वो क्या ही करे। जियांग चेंग बोलता है, अब जल्दी कर, रेडी हो जा, ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद हमें लैन क्लैन के लिए निकलना है। वी जिंग देखता है, मुँह बनाता है और बोलता है, ठीक है समझ गया। बट जियांग चेंग मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम मुझे अपने साथ क्यों लेके जा रहे हो। तुम्हें पता है ना कल जब तुमने कहा था कि तुम मुझे अपने साथ लेके जा रहे हो तो मैडम यू कितना गुस्सा हो गई थी एंड मैं नहीं जाना चाहता, तुम मुझे क्यों लेके जा रहे हो। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता, वी जिंग तुम नहीं जानते हो लैन क्लैन को, वो कितना बोरिंग प्लेस है। अगर मैं वहाँ पर अकेला गया ना तो सच में मैं बोर होकर मर जाऊँगा। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो कम से कम मुझे कंपनी तो दोगे, हाँ मैं किसी से बात कर पाऊँगा। बट अगर तुम नहीं आओगे तो फिर मैं तो सच में वहाँ पर रूल्स रेगुलेशन के बीच में फंस कर मर जाऊँगा। तुझे पता है वहाँ पे खाने से लेके सोने तक का एंड सोने से लेके पीने तक का वहाँ पे ओ माय गॉड रूल्स है वी जिंग। और मैं तुम्हें बता दूं शिजी भी हमारे साथ आने वाली हैं। एंड ये सुनने के बाद तो वी जिंग बोलता, व्हाट, हाँ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया शिजी चलने वाली हमारे साथ, हटो यहाँ से सामने से, मुझे रेडी होने तो तुम्हारी वजह से लेट हो रहा हूँ मैं। एंड वी जिंग स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। एंड हम देखते हैं अभी जियांग चेंग को। जियांग चेंग बोलता, वी जिंग मैं मॉर्निंग को यहाँ पर आ चुका हूँ तुम्हें उठाने के लिए कि शिजी भी हमारे साथ चलेंगी। शिजी तो वहाँ पर इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि जो उनके इन लॉज है उनका भी लैन क्लैन के साथ रिश्ता है, क्योंकि उनके सेकंड प्रिंस की इंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है उन्हीं इन लॉज के साथ। इसलिए वी जिंग जो है ना वो क्विकली वहाँ से निकल जाता है। वो सबसे पहले बाथरूम जाता है, बात लेता है, अच्छे से रेडी होके आता है और जियांग चेंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, तो बताओ मुझे कैसा लग रहा हूँ मैं। जियांग चेंग वी जिंग को देखता है और आइज रोल करता है और बोलता है, हम वहाँ पे कुछ और काम से जा रहे हैं, तुम्हारी शादी की बात करने नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हें इतना बन ठन के रेडी होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हें पता है ना मॉम गुस्सा करेंगे, जल्दी चलो। वी जिंग भी रेडी होकर जियांग चेंग के साथ बाहर आता है और जैसे वो बाहर आता है वो देखता है मैडम ये तो भाई गुस्से में आग बूला होकर वी जिंग को ही देख रही थी। बट तभी जियांग फेंगमैन आगे आते हैं और वो बोलते हैं, चलो यहाँ से जल्दी करो वरना हम रात को वहाँ पहुँचने में लेट हो जाएंगे। एंड ये बोलकर जियांग फेंगमैन वी जिंग और जियांग चेंग के साथ वहाँ से आगे चलने लगते हैं। मैडम यू भी उनको फॉलो करती हैं और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। अभी हम देखते हैं लैन क्लैन का सीन कुछ घंटों के बाद का। जियांग फैमिली पहुँच चुकी थी लैन क्लैन के अंदर, वो भी आफ्टरनून तक। जियांग फैमिली का स्वागत करने के लिए वहाँ पर पहुँच चुकी थी लैन फैमिली। लैन फैमिली के सारे मेंबर्स वहाँ पर खड़े हुए थे, जिसमें लैन किरण था, लैन किंग हैंगजुन था, मैडम लैन थी और लैन सिजन थे। फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को बो करते हैं और उसके बाद सभी लोग अंदर आते हैं। पूरे फैमिली मेंबर्स को उनके हिसाब से ही उनके रूम्स दिए जाते हैं। जियांग चेंग और वी जिंग सेम ही रूम को शेयर करते हैं। वी जिंग अपने रूम से बाहर आता है और वो इधर से उधर घूमना स्टार्ट कर देता है। लैन क्लैन
लैंस एक्ट वाकई बहुत खूबसूरत था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। और वीजिंग तो बस इधर से उधर घूम रहा था। एंड कुछ ही टाइम के बाद वीजिंग की नज़र पड़ती है लैंस सेटन पर। लैंस सेटन जैसे वीजिंग को देखते हैं वो उसके पास आते हैं और वीजिंग को देखते हुए पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं बाहर इस टाइम पर। एंड वीजिंग देखता है और फिर बोलता है, ज़ेबुज़ुन, मैं बस तुम्हारे क्लैन को देख रहा था। मैंने सुना था कि जो लैंस एक्ट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट अब जब देख रहा हूँ तो मुझे यकीन हो गया है। सच में ये आंखों से देखने के बाद तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लैंस सेटन स्माइल करते हैं वीजिंग की बातों को सुनने के बाद। इसके बाद वो वीजिंग से कहते हैं कि मास्टर वी, आपने तो अभी हमारे गुस्सों को पूरा देखा भी नहीं है और अभी से आप तारीफ़ कर रहे हैं, तो चलिए फिर मैं आपको हमारा पूरा गुस्से दिखा देता हूँ। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग शॉकिंगली बोलता, हाँ सच में आप मुझे गुस्सू दिखाएंगे पूरा का पूरा। लैंस सेटन स्माइल करते हैं और हम ही सिर हिलाते हैं। इसके बाद तो वीजिंग हैप्पीली उनके साथ घूमने लगता है। लैंस सेटन वीजिंग को पूरा गुस्सू दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड ऐसे ही वो लोग यहाँ वहाँ घूमते टाइम पहुँच जाते हैं कोल्ड पॉन्ड के पास। वीजिंग पॉन्ड को देखता है और उसके बाद लैंस सेटन से पूछता है कि सेटन, आई मीन ज़ेबुज़ुन, इनके अंदर से पानी के मतलब इतना ज़्यादा स्मोक बाहर क्यों आ रहा है। इसके बाद लैंस सेटन वीजिंग को बताते हैं कि ये कोल्ड पॉन्ड है, इसका पानी हमेशा ठंडा होता है चाहे कोई भी सीजन क्यों ना हो, और इस पानी के अंदर बाथ लेने से बहुत सारी डिजीज़ को दूर किया जा सकता है। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग बोलता है, ज़ेबुन, सच में आपका लैंड क्लैन बहुत खूबसूरत है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैंने पूरी टाइम मतलब सोचा था कि इतना ज़्यादा खास नहीं होगा, बट सच में ये बहुत खूबसूरत है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं तो अपनी पूरी लाइफ यहाँ बिताना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरी बातों पर यकीन करेंगे। ये सुनने के बाद लैंस सेटन वीजिंग को देखते हैं वीजिंग की बातें सुनने के बाद और कहते हैं कि तुम वो पहले वो पर्सन हो जो यहाँ पर हमेशा के लिए रहना चाहते हो, बट जब भी कोई लायन क्लैन का नाम सुनता है और उसके रूल्स के बारे में सुनता है तब वो यहाँ पर बिल्कुल भी रहने के लिए अग्री नहीं होता, क्योंकि ये कबीला पूरी तरह से रूल से बंधा हुआ है। एंड जो वीजिंग था वो अपनी बैग को जो है लैंस सेटन की ओर करके आगे बढ़ने लगता है, यानी कि उसका फेस लैंस सेटन की ओर था और वो आगे की ओर बढ़ रहा था, यानी कि बोल सकते हैं उल्टा चल रहा था। एंड वो बात करते हुए लैंस सेटन के साथ चल ही रहा था, तभी अचानक से सडनली उसका पैर किसी चीज़ से हिट होता है, एक ट्री की रूट से। एंड वो सडनली डिसबैलेंस होता है और उसी के साथ वो किसी पर्सन के ऊपर गिर जाता है। एंड वो तुरंत ही जब ये फील करता है तो वो शॉक रह जाता है और उसे कुछ फील होता है, वो किसी पर्सन के लिप्स को फील करता है। एंड जैसे ही वीजिंग कुछ रियलाइज़ करता है वो मतलब किसी चीज़ पे गिर गया है, एंड वो किसी चीज़ पे नहीं किसी पर्सन पे गिरा है। तभी एक गुस्से भरी आवाज़ आती है, अब मेरे ऊपर से उठो। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग हड़बड़ा जाता है और वो जल्दी से उस पर्सन के ऊपर से उठ जाता है। लैंस सेटन जल्दी से उन दोनों के पास आते हैं और वो उन दोनों को देखते हैं और बोलते हैं, लैंसन, तुम ठीक हो? वीजिंग, क्या तुम भी ठीक हो? एंड लैंस सेटन क्विकली जाते हैं उस प्लेस के ऊपर। हम देखते हैं वांग जी जल्दी करके उठ जाता है एंड वो अपने क्लॉथ को देखता है जो भाई पूरी तरह से गंदे हो चुके थे। एंड वो गुस्से में बस देख रहा था वीजिंग को और वो गुस्से में देखते हुए बोलता है, गगा मैं ठीक हूँ। एंड वो ये बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है, पर जाने से पहले गुस्से में वांग जी वीजिंग को देखता है और बस गुस्से भरी नज़रों को लेके चला जाता है वहाँ से। एंड वांग जी के जाने के बाद वीजिंग लैंस सेटन के पास आता है और बोलता है, हाँ ज़ेबुज़ुन, आखिरकार ये कौन था? बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था और रूड भी लग रहा था। ये सुनने के बाद लैंस सेटन वीजिंग को देखते हैं और एक सॉफ्ट स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वो मेरा छोटा भाई है। एक्चुअली वो क्या है कि वो बचपन से ही ऐसा है, उसे ना ही तो किसी के साथ ज़्यादा बात करना पसंद है, वो बस अकेले रहना पसंद करता है। एंड तभी वहाँ पर एंट्री होती है जियांग चैंग की। जियांग चैंग वहाँ पर तुरंत ही आता है और बोलता है, वीजिंग कहाँ चले गए थे तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, अचानक से डिसअपियर हो गए थे तुम, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। एंड वीजिंग देखता है इसके बाद लैंस सेटन को और फिर वो जियांग चैंग को देखता है। जियांग चैंग को देखने के बाद वीजिंग स्माइल करता है, बोलता है, चैंग अब तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस ज़ेबुज़ुन के साथ बातें कर रहा था, वो बस मुझे पूरा लैंड क्लैन दिखा रहे थे। ये सुनने के बाद लैंस सेटन उन दोनों को देखते हैं और बोलते हैं, अब आप दोनों बात करिए, मुझे जाना होगा, मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम है। वैसे भी शाम हो चुकी है, मैं आपको थोड़े टाइम के बाद मिलता हूँ डाइनिंग टेबल पर, अभी आ जाइएगा, हम जल्दी ही मिलेंगे। वीजिंग भी हाँ में सिर हिलाता है। लैंस सेटन फिर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वीजिंग फिर जियांग चैंग को देखता है और वो फिर से हैप्पीली अपने रूम की ओर चलना स्टार्ट कर देता है। उसके साथ साथ जियांग चैंग भी चलता है। एंड वीजिंग जल्दी जल्दी करके अपने रूम में आता है। जैसे ही वो अपने रूम में आता है वीजिंग जल्दी जल्दी अपना फेस वॉश करने लगता है और वो अपना फेस को वॉश कर रहा था बार बार। एंड जैसे जियांग चैंग अंदर जल्दी से एंटर करता है रूम के अंदर, वो देख के शॉक रह जाता है क्योंकि वीजिंग अपने फेस को बार बार धो रहा था पानी से। एंड ये देखने के बाद जियांग चैंग बोलता, वीजिंग क्या हुआ, तुम अपने फेस को बार बार वॉश क्यों कर रहे हो? ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता, चैंग तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या हो गया। एंड इसके बाद वो जियांग चैंग के ऊपर लीन होता है और कहता है, किसी ने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया जियांग चैंग। और वो रोने लगता है ये बोलकर, ड्रामेटिकली मतलब फेस बनाने लगता है वो।
एंड ये सुनने के बाद तो जियांग चैंग बोलता है वाह क्या बात है वीजिंग, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने तुम्हारा फर्स्ट केस चुरा लिया। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग रोते हुए बोलता है सेकंड यंग मास्टर लैन वांग जी। एंड जैसे ही जियांग चैंग ये सुनता है, जियांग चैंग तो बहुत ही बुरी तरह से हंसने लगता है और बोलता है व्हाट, सच में। और वो तो वीजिंग का फेस देख देख के हंस रहा था। वीजिंग बोलता है जियांग चैंग तुम हंस रहे हो मुझ पर ये सुनने के बाद। और वो गुस्से में उसे देखने लगता है और बोलता है तुम मुझ पर नहीं हंस सकते हो, हंसना बंद करो। जियांग चैंग तो वीजिंग को देखने लगता है और वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसे मज़ा आ रहा था वीजिंग को ऐसे टीज़ करने के बाद। एंड वो बोलता है ओह माय गॉड वीजिंग सच में उसने तुम्हारा फर्स्ट किस ले लिया, ओह माय गॉड मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वीजिंग बोलता है "हाँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा उसने ले लिया। वो बोलता है ओह माय गॉड एक बॉय ने लिया तुम्हारा फर्स्ट किस, क्या बात है वीजिंग, ये तो बहुत ही डिफरेंट न्यूज़ हो गई। एंड वो दोबारा से वीजिंग के फेस को देख के हंसने लगता है और वीजिंग एक बार फिर से जाता है, वो फिर बार बार अपना फेस धोने लगता है। एक्चुअली जब वीजिंग गिरा था तब उसके लिप्स और वांग जी के लिप्स अटैच हो गए थे एक दूसरे के साथ। एंड वीजिंग शॉक था उस टाइम पर, तो उसने इतना ज़्यादा बोल सकते हैं कि कुछ भी नहीं कहा, बट अब उसे रियलाइज़ हो रहा था कि क्या हुआ था। एंड जैसे ही वीजिंग वापस से अपना फेस धोने लगता है, जियांग चैंग बोलता है वीजिंग अब ये नॉनसेंस थिंक करना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है तुम अपना बार बार फेस धोगे तो वो चीज़ तुम्हारे फेस से चली जाएगी, आई मीन तुम्हारे लिप से चली जाएगी, वो कभी नहीं जाने वाली। ओके तो ये बकवास थिंक करना बंद करो और जल्दी से निकलो यहाँ से, क्योंकि अगर माँ को पता चला हम लंच के लिए लेट हो गए, आई मीन डिनर के लिए, तो उसके बाद तुम जानते हो ना कि हमारी हाल क्या हो जाएगी। ठीक है तो अब छोड़ो चुपचाप करके ये ड्रामेटिक चीज़ें करना, क्योंकि अगर हम लेट हुए तो मॉम का गुस्सा तुम जानते हो। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता हाँ सही कहा तुमने, और वो फेस बनाता है और बोलता चलो वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, चलो चलो जल्दी चलते हैं। कुछ ही टाइम के बाद जियांग चैंग और वीजिंग हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। वीजिंग की आंखें तुरंत ही अचानक से वांग जी के ऊपर जाते हैं। वांग जी वीजिंग को गुस्से में देखता है और वो चुपचाप अपने फेस को साइड कर लेता है। वांग जी वीजिंग को नहीं देखता है। इसके बाद वीजिंग भी चुपचाप करके आगे बढ़ जाता है और जियांग चैंग वहाँ टेबल पर बैठ चुका था, बट तभी वीजिंग बैठने वाला था। तभी मैडम यू बोलती हैं कि रुको, तुम्हें किसने कहा यहाँ पर बैठने के लिए। एंड वीजिंग बस मैडम यू को देखता है। मैडम यू बोलती हैं कि तुम यहाँ पे नहीं आ सकते हो, तुम्हारे खाने और पीने का इंतज़ाम बाहर किया गया है सर्वेंट लोगों के साथ, तो तुम बाहर जाओ, वैसे भी तुम एक सर्वेंट हो। एंड ये सब सुनने के बाद वीजिंग बस मैडम यू को देखता है। एंड जो मैडम यू थी वो बस गुस्से में वीजिंग को ही देख रही थी। एंड जियांग चैंग भी अपनी माँ को गुस्से में देखता है। एंड वो कुछ कहने ही वाला था, बट इससे पहले कि जियांग चैंग कुछ बोल पाता, वीजिंग जियांग चैंग का हाथ पकड़ के उसे रोक देता है और वो मैडम यू को देखता है और बोलता है मैं यहाँ पे खाना खाने के लिए नहीं आया था, मैं तो बस जियांग चैंग को छोड़ने के लिए आया था, मैं बाहर जाता हूँ। एंड ये बोलकर वीजिंग चुपचाप डाइनिंग हॉल से बाहर आ जाता है। जियांग फेंगम्यान और जियांग चैंग दोनों ही गुस्से में मैडम यू को देखते हैं, बट वो यहाँ पे उसे कुछ भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि इतने लोगों के सामने अगर कुछ बोलते तो मैडम यू की इंसल्ट हो जाती, इसीलिए वो चुप थे और कुछ भी नहीं बोल रहे थे। बट लैन सिचन ये सब देखने के बाद बिल्कुल भी चुप नहीं रहते। वो बोलते हैं मैं एग्री करता हूँ कि वो सर्वेंट है या नहीं मुझे नहीं पता, बट इस टाइम पर वो लैन क्लैन का एक गेस्ट है और आप भी गेस्ट के साथ ही आई हुई हैं और वो भी गेस्ट के साथ ही आया है, तो इसका मतलब है वो हमारा गेस्ट हुआ, तो आप इस तरह से उसके साथ ट्रीट नहीं कर सकती हैं। एंड आप भी उसे यहाँ पर ऐसे बोल नहीं सकती हैं, आप भी गेस्ट हैं और वो भी गेस्ट है, तो वो भी हमारे साथ यहाँ पर बैठकर नाश्ता कर सकता है, आपको उससे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। एंड इससे पहले कि लान सिचन कुछ और बोल पाता मैडम यू से, तभी लान करैन कहता है सिचन अपना खाना खाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, बट वो तुमसे बड़ी हैं तो तुम ऐसे उनके साथ बिहेव नहीं कर सकते हो और वो हमारी गेस्ट भी हैं। ये सुनने के बाद लायन सिचन मैडम यू को देखता है और बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैंने आपके साथ इस तरह से बात की। एंड इसके बाद लायन सिचन कुछ नहीं बोलता और वो चुपचाप अपना खाना खाता है। कुछ ही टाइम के बाद लायन सिचन अपना खाना खा लेता है और वो जल्दी से बाहर निकल जाता है। एंड इसके बाद ये लायन सिचन के साथ जियांग चैंग भी उड़ जाता है और वो भी बाहर निकल जाता है और वो दोनों ही चुपचाप बाहर आते हैं और चारों तरफ वीजिंग को सर्च करते हैं, बट उन दोनों को ही वीजिंग नहीं मिलता, तो दोनों ही टेंस हो जाते हैं। कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर एक डिसिबल आता है और वो बताता है कि मास्टर वी तो बाहर गए हैं कई टाइम घूमने के लिए, और इसके बाद वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग लेट नाइट तक पूरे गुसू सिटी को घूमता है, कई टाउन को घूमता है, चीज़ों को देखता है और वो मिड नाइट के टाइम वापस गुसू लौट आता है। और जैसे वो क्लैन के अंदर आता है वो देखता है हाँ यहाँ के तो सारे गेट बंद है, बट ये गेट्स वीजिंग को रोक सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वीजिंग सीधा जाता है टेरिस पर और वो छत से गुसू के अंदर एंटर करने वाला था, बट तभी अचानक से वो रुक जाता है। उसकी आंखें पड़ती हैं सेकेंड प्रिंस लैन वांगजी पर, जो कि गुस्से में उसे ही देख रहा था। एंड वीजिंग उसे देखने के बाद अजीब सी स्माइल करता बोलता मास्टर लैन आप यहाँ पे इस टाइम को क्या कर रहे हैं, वैसे भी कितनी रात हो गई है तो आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, है ना। हाँ आपको लगता है नींद नहीं आ रही थी क्या। एंड लैन वांगजी गुस्से में वीजिंग को देखता है और उसके बाद वो बोलता है कि रात में 7 बजे के बाद यहाँ पर एंटर करना बिल्कुल मना है, तुम्हें क्या पता नहीं है
एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता हाँ वो। एंड तभी वांग जी की नज़र पड़ती है वीजिंग के पाँव पर, जो कि अपने साथ कुछ बोल सकते हैं वाइन भी लेकर आया था। एंड इसके बाद वो बोलता है और तुम्हें अपने साथ वाइन लाने को किसने कहा? ये और एक यहाँ पे गलत चीज़ है जो तुम लेकर आ गए हो। यहाँ पर एम्पर स्माइल लेकर आना बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ये नहीं ला सकते हो, तुमने 2 रूल्स को तोड़ दिया है। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता हाँ रूल्स को देखो मैं यहाँ पे नया हूँ तो मास्टर लैंड मुझे नहीं पता था कि यहाँ 7 बजे के बाद एंटर नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे वाइन भी नहीं ला सकते हैं, तो मुझे एक बार माफ़ कर दो। ये मेरा पहला टाइम है तो मैं दोबारा से कभी गलती नहीं करूँगा। प्लीज़ राजकुमार लैंड मुझे माफ़ कर दीजिए। एंड ये बोलकर वीजिंग वहाँ से जाने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, बट वांग जी उसके सामने आता है और वो उसे जाने नहीं देता। एंड इसके बाद उन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, बट अचानक से वांग जी का फुट स्लिप होता है एंड वो इसी चक्कर में एक बार फिर से बोल सकते हैं वीजिंग एंड वांग जी दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं एंड अगेन से उनके लिप्स फिर से टच हो जाते हैं। एंड जब वीजिंग जल्दी से वांग जी को धक्का देता है एंड इसके बाद वो उठ जाता है। एंड इसके बाद वीजिंग देखता है वांग जी को और सोचता है व्हाट, इस प्रिंस लैंड वांग जी ने एक बार फिर से उसकी सेकंड किस भी ले ली है, भगवान ये कैसे हो सकता है। एंड वीजिंग सोचता है वो तो अभी शादी भी नहीं की उसने सोचा था वो अपनी फर्स्ट किस अपने वाइफ के लिए बचा कर रखेगा, बट नहीं, यहाँ पर तो ये मास्टर लैंड वांग जी उसकी किस पे किस लिए जा रहा है। एंड वहीं लैंड वांग जी गुस्से में बोलता है बिल्कुल इडियट हो तुम। एंड ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। वीजिंग जल्दी से वापस से अपने रूम की ओर चला जाता है एंड जियांग चेंग उसे गुस्से में देखता है जैसे ही वीजिंग वहाँ पे एंटर करता है।